हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 तक की एनसीईआरटी। इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हम एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9 में ये जान चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वाया मीन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बट क्या सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को चुनना ही काफ़ी है एक देश को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए? एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। ये जरूरी है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे हैं वो कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ या उन इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहकर काम करें, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि लोगों के साथ किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और सोशल जस्टिस इंश्योर होगी सब लोगों को। सो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर रह के एक गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप काम करता है। ठीक है, यस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में सबसे पहले एक ऑर्डर की कॉपी जो है यहां पे दिखाई गई है, दैट इज एन ऑर्डर विच वाज इशूड ऑन अगस्त 13, 1990। एक ऑर्डर इशू किया जाता है वाया गवर्नमेंट, जिसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ मेमोरेंडा, एंड इट इज इशूड बाय द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। एक मिनिस्ट्री है, जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इसी तरह से एक मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। उनके डिपार्टमेंट के थ्रू एक ऑर्डर इशू किया जाता है ऑन अगस्त 13, 1990। और ये ऑर्डर क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, reservation for OBCs. OBCs stands for other backward caste. अभी तक रिजर्वेशन जो थी वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ही मिलती थी। इन द एजुकेशन में आप बोल लें या फिर आप पब्लिक गवर्नमेंट जॉब्स में आप कह लें। 1990 में ऑर्डर इशू किया जाता है कि अब से जो रिजर्वेशन है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द अदर मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट पीपल ऑल्सो। और इसमें कहा गया कि 27% रिजर्वेशन, जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें जो 27% ऑफ वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट में गवर्नमेंट के अंडर, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखी जाएगी। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इसमें एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास भी इंक्लूडेड है और सोशली बैकवर्ड क्लास भी इंक्लूडेड है। फाइन। सो ये ऑर्डर इशू किया जाता है डिपार्टमेंट के थ्रू, साइन हुआ है मिनिस्ट्री से। बट क्या ये ऑर्डर, क्या ये जो डिसीजन है रिजर्वेशन का, वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री द्वारा लिया गया है? क्या सिर्फ एक मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और रिजर्वेशन मिल गई? क्या इस तरह से गवर्नमेंट काम करती है? इसी चीज को आगे हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो या कोई स्कीम प्रोवाइड करनी हो, किसी भी बारे में कुछ भी डिसीजन हो, तो वो किस तरह से लिया जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसमें काम करते हैं। सो इस डिसीजन की बात करें जो रिजर्वेशन से रिलेटेड था, दैट इज फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसके बारे में जो ऑर्डर है वो इशू किया गया बाय अ मिनिस्ट्री, बट दैट वाज जस्ट अ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। वो सिर्फ ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक ऑर्डर है, एक डिसीजन है जो ऑलरेडी लिया जा चुका है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जस्ट उसको इशू करके उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसे मूल रूप दे रहे हैं, उसे लागू कर रहे हैं। बट एक्चुअल में ये डिसीजन कब लिया गया? इस डिसीजन को लेने के लिए एक कमीशन बिठाई गई थी इन 1979। आप देखिए ऑर्डर कब इशू हो रहा है, 1990 में। सो फॉर कंसीडरिंग कि रिजर्वेशन जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसकी मांग काफ़ी देर से चल रही थी। लोग काफ़ी देर से इस बारे में बोल रहे थे कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कास्ट है उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बिठाई गई, एक कमीशन बिठाई गई इन 1979, दैट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। जो उनके चेयरमैन थे, जो हेड थे, दैट वाज नोन एज, उनका नाम था बीपी मंडल। इन्हीं के नाम से इस कमीशन को कहा जाता है मंडल कमीशन। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन के बारे में बात की जिन्होंने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के बारे में, दैट रेकमेंडेड बाय द मंडल कमीशन। ठीक है, सो मंडल वाज द हेड ऑफ
द कमीशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1979। किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979 में एक कमीशन बनाती है जिनके हेड है बीपी मंडल, और उन्हें यह काम देती है कि वो इस बारे में देखें कि क्या रिजर्वेशन देनी चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। एंड फाइनली वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1980 में। द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 1980, और वहां पे उनकी एक रिकमेंडेशन ये थी कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उसमें 27% जो रिजर्वेशन है दैट शुड बी गिवन टू द सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सो जब ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है मंडल कमीशन द्वारा 1980, आप देखिए ऑर्डर कब इशू हो रहा है? 1990 में, अभी भी 10 साल का गैप है। तो 1979 में कमीशन बिठाई जाती है। कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है वो 1 साल के अंदर सबमिट कर देती है 1980। उसके बाद इस जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशंस पे डिस्कशंस पार्लियामेंट में होती रहती हैं, और बहुत सी पार्टीज कहती हैं कि इन्हें लाना चाहिए, कुछ अगेंस्ट में हैं। बट जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो जनता दल जब इलेक्शंस आते हैं अराउंड 1990 के अराउंड जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे एक पार्टी है दैट इज जनता दल। वो इस बात को कहती है कि अगर वो रूलिंग में आते हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो वो सबसे पहला जो काम करेंगे दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। कि अगर जनता उन्हें वोट देती है, जैसा हमने इलेक्शन वाले चैप्टर में देखा था कि इलेक्शन कैंपेन चलाती है पार्टीज, उनका मुद्दा क्या होता है कि वादे करते हैं, वो बताते हैं कि उनका क्या टारगेट है, कि जब वो रूलिंग में आएंगे, जब वो सरकार बनाएंगे तो क्या क्या काम वो करेंगे, इनके बारे में वो जनता को बताते हैं। और जनता को अगर वो सब वादे उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली है, तो वो उन्हें वोट करती हैं और जिता देती है। तो इसी तरह से जनता दल जो पार्टी है उन्होंने ये कहा कि अगर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो दे विल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। एंड फाइनली 1989 के जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं दे वॉन 1989 में लोकसभा के इलेक्शंस में जनता दल जीत जाती है। एंड फाइनली वीपी सिंह बनते हैं तब के प्राइम मिनिस्टर्स। एंड फाइनली 1990 में इशू होता है ऑर्डर दैट इज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। तो आपने देखा कि किस तरह से डिसीजन लिया गया। इंप्लीमेंटेशन करने का काम मिनिस्ट्री का था, मिनिस्ट्री ने ऑर्डर इशू किया और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको कह दिया गया कि वो जो भी पोस्ट निकालेंगे वहां 27% रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिलेगी। बट इस चीज का डिसीजन किसने लिया? इस चीज का डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट से, और उस चीज पे जो डिस्कशन है कि उस चीज को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, दैट वाज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद गवर्नमेंट उसे फाइनल रूप देती है और फाइनल आके दैट ऑर्डर गेट इंप्लीमेंटेड। बट इंप्लीमेंट होने के बाद भी अगर कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट हो जाता है एंड स्टिल सम पीपल और सम लोगों को उस पर कोई ऑब्जेक्शन है, तब लोग क्या करेंगे? तब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस पे एक्ट करेगा? सो जब ये रिकमेंडेशंस जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन है, इसकी इंप्लीमेंटेशन की जब बात 1990 में हुई तो बहुत से लोग, बहुत सी पार्टीज इसके अगेंस्ट थी। उनका कहना था कि ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ जो है ये इट इज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि यहां पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं विदाउट एनी टैलेंट, तो जो टैलेंटेड कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो इनके फेवर में थे उनका कहना यह था कि जिस तरह से एससी और एसटीज के साथ काफी देर तक एट्रॉसिटीज होती रही हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव रिजर्वेशन जरूरी है। उसी तरह से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये रिजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि वो एजुकेशन स्टेटस में अगर उन्हें देखें, फाइनेंशियल स्टेटस में देखें, वो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बराबर नहीं आते, तो उन्हें ये रिजर्वेशन देना जरूरी है। सो दो टाइप के पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए थे, एक इन द फेवर, एक इन द अगेंस्ट। तो अब अगर आप उस जो भी रिकमेंडेशंस लाई गई हैं, जो भी रूल्स लाए गए उसके अगेंस्ट हैं, तो आप कहां जाके अपनी बात कहेंगे? सो दे गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके काफी पिटीशंस फाइल की गई अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इन सभी पिटीशंस के को कोलैबोरेट करके एक फाइनल हियरिंग की। जितने भी केसेस थे जो कि इस कमीशन के अगेंस्ट बात कर रहे थे, जो अगेंस्ट थे इनके
कमीशन की रिकमेंडेशन से, उन सबको कोलैबोरेट करके एक केस बनाया गया दैट इज नोन एज फेमसली एज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मतलब एक साइड पे सेंटर है और एक साइड पे टोटल पिटीशन, जितने भी लोगों को ऑब्जेक्शन था, पार्टीज को ऑब्जेक्शन था अगेन रिकमेंडेशन, उन सबको कोलैबोरेट करके एक सिंगल केस बनाया गया। और इस केस को आप बहुत जगह मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस क्वेश्चन में। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंदिरा सोहानी केस को टोटल कोलैबोरेट करके एक सिंगल केस बनाया गया एंड सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट ये आई कि उन्होंने इस जो रिकमेंडेशन है मंडल कमीशन की उसे अपहेल्ड किया, उसे माना कि इट इज राइट, बट साथ ही कुछ चेंजेस भी लाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बात की क्रीमी लेयर की। ये तो उन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स देना इज राइट फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बट साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग ऑलरेडी एफ्लुएंट हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, दे हैव गेन अ प्रॉपर पोजीशन इन द सोसाइटी, उन्हें इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले। अब क्रीमी लेयर क्या है? जैसे अगर कोई पर्सन है जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, उसने इस रिजर्वेशन का फायदा लिया और वो एक अच्छी पोस्ट पे आ गया, मे बी ही बिकेम अ डॉक्टर और अ सिविल सर्वेंट। देन उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा ना मिले, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट है, जो डॉक्टर है या फॉर से मिनिस्टर है, वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें अच्छे आप कहें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं, तो उन्हें इस रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की जरूरत उन लोगों को है जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसा आप रिसेंटली एग्जांपल देखेंगे, वो सिविल सर्वेंट की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दैट इज पूजा खेड़कर, काफी न्यूज में चल रही है ये। तो उनमें जो उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उसमें से एक जो कंट्रोवर्सी है दैट इज अबाउट ओबीसी आल्सो, बिकॉज इनके जो फादर हैं, आई थिंक शायद वो एक्स एमएलए रह चुके हैं या मिनिस्टर हैं, तो वो क्रीमी लेयर के कंसेप्ट में आते हैं, तो वो ओबीसी अपना जो सर्टिफिकेट है वो यूज नहीं कर सकते। उन्होंने तो शायद अपना डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट फेक बनाया है, और इसके साथ ही बहुत सारी जो सिविल सर्वेंट्स के जो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप इतनी मेहनत करके एक ऐसी पोस्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं जिससे आप सच में सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो एटलीस्ट उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए आप गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करें। एथिक्स का जो GS4 का जो पूरा पेपर रखा गया है, उसका मेन मकसद ही यही है, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट के साथ आती है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, लोगों की आप पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ऐसे जब आप इंटरव्यूज देते हैं तब तो सब बहुत कहते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, बट एक्चुअल में जब आप पावर में आते हैं, देन कम्स द रियल टेस्ट। जब आपके पास पावर है, मनी है, तब आप उस पावर और मनी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द रियल टेस्ट। एंड वहां पहुंचने के लिए अगर आप रास्ता ही गलत ले रहे हैं, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप वहां उस पोस्ट में पहुंच के सही काम करेंगे? जर्नी भी आपकी फेयर होनी चाहिए, और मंजिल में पहुंचने के बाद जो आप काम कर रहे हैं वो भी फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट जो है सिविल सर्विसेज की, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज में कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और इसमें किसी भी तरह की आप कहें लैक ऑफ इंटीग्रिटी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोहानी केस में अपहेल्ड किया रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन को, और साथ ही उन्होंने एक और चीज एंटर किया, दैट इज क्रीमी लेयर, कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर, कि जिन लोगों को इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल चुका है और जिसकी वजह से वो उनका जो स्टेटस है दैट इज अपग्रेडेड, उन्हें दोबारा, उनके ऑफस्प्रिंग्स को दोबारा इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ना मिले। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के बाद सभी लोग एक लेवल पे आ जाएंगे। दैट वॉज द यू कैन से कंसेप्ट फॉर द क्रीमी लेयर। ठीक है, बट ऐसा हुआ है नहीं, अभी भी जिन लोगों को चाहिए उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलती, और जिन लोगों को आई थिंक जरूरत नहीं है, दे किसी ना किसी तरह के ट्रिक्स यूज करके उसका जो है मिसयूज करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज
नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जरूरत क्या है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ब्रॉडली आप इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, वन इज लेजिस्लेटिव, अभी तक हम काफी बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव दैट इज जो कानून बनाते हैं। देन कम्स द एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करते हैं, और थर्ड इज द जुडिशरी जो अगर किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट है, कोई ऑर्डर गलत निकलता है तो आप जाके कहां अपील करेंगे, दैट इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो फाइनल डिसीजन लेती है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर सही है, वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव में तो आ जाती है हमारी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, पार्लियामेंट भी। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव होते हैं 2 टाइप के। एग्जीक्यूटिव्स को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज परमानेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आगे, सिविल सर्वेंट, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और सिविल सर्वेंट्स का क्या काम है, जो भी ऑर्डर्स, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है, जो भी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट की होती है, उनको लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना, उसको मेन आप कहें एक तरह से मेन रूप देना, मेन फेस देना। ठीक है, सेकेंड एग्जीक्यूटिव आता है, दैट इज आप टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स भी कह सकते हैं उन्हें, दैट इज द पीएम, क्योंकि वो कब तक होते हैं, दैट इज फॉर द 5 years, है ना, सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। आप जब सिविल सर्वेंट बनते हैं, जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, यू क्वालिफाई टू बी अ सिविल सर्वेंट, तो वो आपकी जॉब होती है टिल रिटायरमेंट। बीच में आपको अगर डिसमिस भी करना हो तो देयर इज कंप्लीट प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे आपको निकाला नहीं जा सकता। सो दैट इज अ परमानेंट। बट जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, उनका काम है ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करना, दैट इज फॉर द टर्म पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, वो 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि पावर ऑफ दीज टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स इज मोर देन ऑफ परमानेंट। ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए या प्राइम मिनिस्टर्स फॉर से, उनकी पावर एज कंपेयर टू सिविल सर्वेंट ज्यादा होती है। जबकि आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन सिविल सर्वेंट की ज्यादा होती है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उनके पास नॉलेज ज्यादा है, एग्जाम क्रैक करके वो वहां पहुंचते हैं। इवन आप देखें ये जो बजट बनता है, ये जो भी स्कीम्स बनती है, उसका पूरा जो आप बोले ना फुटप्रिंट या ब्लूप्रिंट सॉर्ट ऑफ जो बनाया जाता है, वो सिविल सर्वेंट्स ही बनाते हैं। पूरी जो उनकी नॉलेज है वो भी मिनिस्टर्स को सिविल सर्वेंट्स ही देते हैं। मिनिस्टर्स को पूरी कंसेप्ट के बारे में डिटेल नॉलेज भी नहीं होती, दैट इज जस्ट विद द सिविल सर्वेंट। लेकिन स्टिल पावर जो है वो मिनिस्टर्स के पास ज्यादा है। क्यों? उसका एक ही रीजन है, दैट इज मिनिस्टर्स आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मिनिस्टर्स कौन है? वो लोगों द्वारा चुने गए हैं, लोगों की चॉइस है, वो लोगों ने चुना है उन्हें। अब सिविल सर्वेंट को लोग नहीं चुनते, आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और आप अपने पोजीशन पे आके बैठ जाते हैं, बट लीडर्स को लोगों ने चुना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सारी पावर है दैट इज रिजाइड विद द पब्लिक। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एक्चुअल पावर होती है, एक्चुअल अथॉरिटी होती है, दैट इज विद द पब्लिक। सो दैट्स वाई जो मेन पावर है, अथॉरिटी है, वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स की ज्यादा है, लाइक मिनिस्टर्स की ज्यादा है एज कंपेयर टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द यस पार्लियामेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स पार्लियामेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि मेनली 3 जो आप कह सकते हैं कि 3 पोर्शन है गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का हमने जाना कि परमानेंट और टेम्परेरी में उसे डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सबसे पहला जो हमें समझना है दैट इज लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव, जिसमें आ जाएंगी पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी। इनका काम क्या है? कानून को बनाना। पार्लियामेंट में होते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस एनसीईआरटीज में पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। और उसी तरह से स्टेट
असेंबली में, लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में। इट कैन बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली और अ काउंसिल, काउंसिल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, साथ में गवर्नर। अब पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में पार्टीज बैठ के डिस्कस करती हैं किसी भी डिसीजन को लेना हो, कोई भी मुद्दा हो, उसके बारे में डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में होती है। सो पार्लियामेंट में किस तरह के काम किए जाते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है पार्लियामेंट का, दैट इज इट हैज अ फाइनल अथॉरिटी। कोई भी डिसीजन लेना हो, स्कीम से रिलेटेड हो, किसी ऑर्डर से रिलेटेड हो, दैट इज टेकन इन द पार्लियामेंट। क्योंकि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टीज के मिनिस्टर्स भी हैं और ऑपोजिशन पार्टीज के मिनिस्टर्स भी हैं, और वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोगों ने चुना है तो फैसला लेने का हक भी उन्हें ही है। किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो वो होती है पार्लियामेंट में, और फाइनल अथॉरिटी किसी को मूल रूप देना है, दैट इज विद द पार्लियामेंट। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी पार्लियामेंट है उनको इसी तरह की अथॉरिटी है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करती हैं। अब आप देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन हो गए? मिनिस्टर्स और पीएम। आप देखिए पार्लियामेंट में मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई एपिडेमिक आ जाता है और हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पाती, लोगों में बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है लोगों की, तो वहां पर ऑपोजिशन पार्टीज मिनिस्टर से सवाल पूछती है। लोग भी मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका जो है पूरा प्रोग्राम है करने का, आप किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। उनसे क्वेश्चन किया जाता है, और अगर वो सही काम ना करें तो उनके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, और कभी कभी उनको मिनिस्ट्री छोड़नी भी पड़ती है। सो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, मिनिस्टर्स, पीएम, उनको कंट्रोल करता है पार्लियामेंट बाय द वे ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में जब पार्लियामेंट्स दिखाई जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। सबसे पहला और जो होता है दैट इज ऑफ क्वेश्चन और, जिसमें मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं उनके कामों से रिलेटेड। सो पार्लियामेंट एक तो फाइनल अथॉरिटी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, साथ ही वो काम करती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का। तीसरा, फाइनेंस, कहां कितना फाइनेंस खर्च होगा, किस डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस मिलेगा, कौन सा किस तरह से बजट बनाएगा, इस पे भी फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। किस स्कीम पे कितना खर्चा किया जाएगा, किस तरह से उस जो मनी है उसे जनरेट किया जाएगा, एंड देन हाउ इट इज एक्सपेंडिचर उसका होगा, ये सब डिसीजन भी पार्लियामेंट लेती है। तो फाइनेंस की जो पूरी अथॉरिटी है दैट इज ऑल्सो विद द पार्लियामेंट। लास्ट इज पार्लियामेंट इज द प्लेस जहां पे डिस्कशंस और डिबेट्स होती हैं। जैसा हमने देखा कि मंडल कमीशन की बात हो रही है कि मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन तो 1980 में दे दी, बट उसको मूल रूप कब हो रहा है? 1990 में। तब तक जब भी उसकी बात पार्लियामेंट में हुई तो पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई। जब भी कोई नया कानून, जैसे रिसेंटली अभी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कानून हुआ था एग्रीकल्चर लॉज को लेके, फार्मर लॉज को लेके, उस पे फार्मर्स ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये उनके खिलाफ है, तो फाइनली पार्लियामेंट को वो वापस लेना पड़ा। लेकिन उन लॉज को लाने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई। सो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है, जहां कानून बनता है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। क्या? एक तो उसके पास पूरी फाइनल अथॉरिटी है किसी भी कानून को बनाने की। बिना पार्लियामेंट के कानून नहीं बनता। पार्लियामेंट में वो कानून बनेगा, बिल पास होगा, और कानून बनेगा वो जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। दूसरा है कि वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है कि मिनिस्टर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करता है। फाइनेंस, कहां कितना खर्चा होगा, किस स्कीम में कहां कितने पैसे दिए जाएंगे, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। एंड फाइनली द डिस्कशंस एंड डिबेट्स। और पार्लियामेंट को इतनी अथॉरिटी क्यों दी गई है? क्योंकि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के हैं, लोगों द्वारा चुने हुए लोग वहां पर आ रहे हैं, मिनिस्टर्स वहां आ रहे हैं। तो एक तरह से आप कहें इनडायरेक्ट वे में लोग ही अपने भले के लिए या अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रहे हैं। फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी तक हमें यह क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जिसे कहा जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा जिसे कहा जाता है अपर हाउस। लोकसभा में चुने जाते हैं बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर 18 साल से ऊपर का सिटीजन वोट करता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। इसके लिए
हर पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इस बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और सिमिलरली राज्यसभा में जो है, यहां पे जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। और आप अगर सोचे कि राज्यसभा बनाया क्यों गया, अब इसमें तो लोग डायरेक्टली चुन नहीं रहे अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो राज्यसभा का क्या फायदा है? सिर्फ लोकसभा ही होती, वहां मेंबर्स हैं, डिस्कस करते और फाइनल हो जाता। बट राज्यसभा को बनाने की जरूरत इसलिए है, अब देखिए हमारा देश एक सिंगल कंट्री नहीं है, वो स्टेट से बना हुआ है। छोटी छोटी स्टेट्स हैं, छोटी छोटी यूटीज हैं जो मिलकर हमारे भारत देश को बनाती हैं। और ये जो स्टेट्स हैं इनमें बहुत डाइवर्सिटीज है। आप कहें लैंग्वेज डिफरेंट है, जोग्राफिक डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव ऑल्दो पूरे देश से चुने जाते हैं, लेकिन स्टिल इट कैन हैपन कि कभी एक स्टेट का फेवर हो रहा है और दूसरी स्टेट का नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। आप देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है ना स्टेट्स को, तो ये ध्यान रखा जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो। लेकिन आप देखेंगे कि यूपी जैसी जो बड़ी स्टेट है वहां से ज्यादा एमपी चुने जाते हैं लोकसभा में। अब गोवा जैसी छोटी स्टेट है या सिक्किम जैसी छोटी स्टेट है तो वहां से रिप्रेजेंटेटिव कम आएंगे। तो चांसेस है कि लोकसभा में जब इस कोई डिसीजन लिया जाए तो उन स्टेट्स को इग्नोर हो जाए जो छोटी हैं, जहां से रिप्रेजेंटेटिव कम आ रहे हैं। तो उनके नीड्स का जो है नेग्लेक्शन ना हो, इसके लिए राज्यसभा बनाई गई। क्योंकि राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये सिर्फ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो देश की जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। और कोई भी कानून बनना हो उसे दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। सिर्फ लोकसभा से पास होकर कानून नहीं बनता, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होंगे, देन ओनली इट कैन बिकम अ कानून, इट कैन बिकम अ लॉ। ठीक है, तो राज्यसभा ये इंश्योर करता है कि स्टेट्स की नीड्स का ध्यान रखा जा रहा है, स्टेट्स के साथ कहीं पे भी कोई गलत नहीं हो रहा। इसीलिए राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। साथ ही राज्यसभा इस चीज का भी ध्यान रखता है कि कोई जल्दबाजी में तो नहीं कोई कानून पास हो रहा, हेस्ट में कोई कानून नहीं पास हो रहा। क्योंकि लोकसभा है, वहां पे मिनिस्टर्स हैं, इतना टाइम नहीं है उनके पास, वो मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं, डिस्कशंस का, डिबेट्स का उतना टाइम नहीं हो पाता, सब लोग उतने आप कहें ना कोरम भी उतना मेंटेन नहीं हो पाता। तो राज्यसभा उनको डिटेल में डिस्कस करती है क्लॉज टू क्लॉज हर कानून को, और ये देखते हैं कि कहीं कोई जल्दबाजी में कोई कानून तो नहीं बन रहा। सो हेस्ट को भी चेक किया जाता है बाय राज्यसभा। सो राज्यसभा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट हैज 2 टोटल हाउस। सो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हो तो उसे पास करने के लिए दोनों से आप कहें अप्रूवल जरूरी है। बट एक कानून है दैट इज मनी बिल। ये वो कानून होता है जो डील करता है फाइनेंसेस के बारे में, कि कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ एक्सपेंडिचर होगा, किस मिनिस्ट्री में कितना जाएगा, इनके बारे में जो भी बिल होते हैं उसे कहा जाता है मनी बिल। जब भी मनी बिल आता है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्यसभा उसे डिसअप्रूव नहीं कर सकती। दिस इज द ओनली बिल जिसे राज्यसभा डिसअप्रूव नहीं कर सकती। बाकी कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो वो किसी भी आप कहें सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में। ठीक है, तो मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा इसे डिसअप्रूव नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक के लिए उसको स्टे बैक कर सकती है, बट फिर भी उसकी रिकमेंडेशन जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती लोकसभा पे। ठीक है, ओके। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द पावर ऑफ लोकसभा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो मोशन है ये भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है ना, उसको जब कभी भी ओपोजिशन को ऐसा लगे कि रूलिंग पार्टी सही काम नहीं कर रही है और रूलिंग पार्टी को मेजॉरिटी नहीं है, देखिए कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी एमपीज मिलकर तभी सरकार बना सकते हैं अगर उनके पास मेजॉरिटी है। अगर उनके पास जो टोटल सीट्स हैं लोकसभा की, कितनी सीट्स होती है लोकसभा में? 543। अगर 543 का हाफ कितना हो गया? इट इज
यस, अराउंड 272 या 273, ठीक है। तो अराउंड अगर उनके पास 273 वोट्स सीट्स उनके पास हैं, इट इज मोर देन 273, ओनली देन दे कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट, ठीक है। मेजॉरिटी तभी बन सकती है। तो जब भी ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि अब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है या मिनिस्टर्स उनका साथ नहीं दे रहे, एमपीज उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकती है लोकसभा में, जिसका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट ये प्रूव करे कि अभी भी उनके पास मेजॉरिटी है, अभी भी एमपीज उनके साथ हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, और जो राज्यसभा है वो इसमें राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर नहीं है, ठीक है। सो राज्यसभा की पावर को अगर आप मैच करें लोकसभा के साथ, तो एक इन द मैटर ऑफ मनी बिल और दूसरा इन द मैटर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये वेरी करती हैं, ठीक। बाकी हर ऑर्डिनरी लॉ को दोनों हाउसेज में लाया जा सकता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं, दैट इज देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट में जहां सिविल सर्वेंट्स होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज के या आईएएस रैंक्स के, और टेम्परेरी में आ जाते हैं दैट इज अवर मिनिस्टर्स, जो 5 साल के टेन्योर के लिए चुने जाते हैं, और उनकी पावर ज्यादा की होती है, दैट इज ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में जो सबसे हेड है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स एंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर आप कहें कि हमारे देश का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर। जो भी स्कीम्स बनती हैं, जो भी लॉ बनते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर काम करता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो गए, उनका सभी मिनिस्टर्स का आप कहें द कलेक्शन ऑफ टोटल मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टोटल अराउंड 90 के अराउंड मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको 3 डिपार्टमेंट या आप कहें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो सभी मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, डिफेंस, फॉरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन। सो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आगे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दैट हैज द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और एक आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनके पास छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए जिनके पास मेन पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज के बाद छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं, एंड देन कम्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली उनके बिहाफ पे उनके साथ काम करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी होंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होंगे, ठीक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता कौन है, दैट इज बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। नॉर्मली जो भी पार्टी मेजॉरिटी जीतती है वो खुद में से एक लीडर को चुन लेती है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, उन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अपॉइंट करने का मतलब उनको ओथ दिलाना, अपॉइंटमेंट करना। चुनते उनके जो मेजॉरिटी पार्टी है वही आपस में चुनती है। बट कभी अगर ऐसा हो कि किसी एक पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, खुद की मर्जी से किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। विद इन 6 मंथ या विद इन 1 मंथ आई थिंक उनको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर किसी पर्सन को उन्होंने ऑन अ डिस्क्रिशनरी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर लिया है, तो उन्हें अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना पड़ता है विद इन अ रिकमेंडेड टाइम। और बाकी सभी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको जो मिनिस्ट्री देना चाहता है उनके बिहाफ पर दैट मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। क्लियर है? ओके, नाउ पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर की पावर की बात की जाए तो जैसा हमने पढ़ा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड है, तो किसी भी कानून को लाने की जो पावर है दैट इज, उनको इंप्लीमेंट करने की जो पावर है दैट इज प्राइम मिनिस्टर के पास है। और साथ में प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो रूलिंग पार्टी का लीडर है। अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में आती है
तो उस सिंगल पार्टी का जो लीडर होगा उसकी मैक्सिमम पावर होगी। जैसा हम हिस्ट्री में अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू के पास थी, इंदिरा गांधी के पास थे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, मेजॉरिटी में थे, तो उनका जो आप एक तरह से कहें उनकी पावर भी ज्यादा थी, उनके डिसीजन भी ज्यादा मान्य थे। अगर आप कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास उतनी पावर नहीं होती, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, उसे हर बार अपने जो मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एमपीज के हिसाब से काम नहीं हुआ तो एमपीज उसको अपना समर्थन जो दे रहे हैं, अपनी जो सपोर्ट दे रहे हैं, वो वापस ले लेंगे और वो मेजॉरिटी हार जाएंगे। सो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से ज्यादा द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन और कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में, उस पर डिपेंड करता है पीएम की पावर को, ठीक है। जनरली अदरवाइज बाकी जो भी मेन डिसीजन है ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाते हैं, बट एक्चुअल द एडवाइस इज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कोई भी काम विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। तो रियल, एक तरह से आप कहें रियल हेड है जो स्टेट का, वो प्राइम मिनिस्टर ही है, ठीक है। इनको डी फैक्टो हेड और रियल हेड भी कहा जाता है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डी ज्योर और नॉमिनल हेड होते हैं, सिर्फ नाम के। क्यों? क्योंकि कोई भी काम उनके साइन के बगैर नहीं होगा, बट एक्चुअल में हर डिसीजन जो होगा दैट इज डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट इन्हें डी ज्योर हेड भी कहते हैं, नॉमिनल हेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री होते हैं। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कोलाज बनाया जाता है। लोकसभा के और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं, चुने हुए, है ना, जो चुने जा रहे हैं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड पर्सन, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड पर्सन्स, वो मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंट इज डी ज्योर हेड क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये कोई भी काम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर नहीं कर सकते, इसलिए इनको डी ज्योर हेड कहा जाता है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना हो, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, वो सारे काम प्रेसिडेंट करते हैं, इन्हीं के नाम पे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है। सो ऑल दिस वर्क आर डन बाय द प्रेसिडेंट। सो इनके पास विदाउट इनके सिग्नेचर के कोई भी बिल, कानून नहीं बनता। इनके पास पार्डनिंग पावर भी होती है, अगर किसी को कोई सज़ा मिली है तो उनकी सज़ा कम करना या उसकी सज़ा माफ़ कर देना, इसकी पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर में आती है, इसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों उन्होंने वो पर्टिकुलर पावर जो है कम की है। साथ ही डिफेंस में ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, हमारी तीनों जो फोर्सेज हैं उसके सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो दैट ही इज नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हमने लेजिस्लेशन को पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव को पढ़ लिया, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट दैट इज जुडिशरी। हमारे देश में जो जुडिशरी है दैट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब आपस में जुड़ी हुई है, कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और आप उसकी फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन मूव टुवर्ड द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक। और जुडिशियल सिस्टम जो है, इसके टायर की अगर हम बात करें कितने लेवल पे होती है, तो इट इज 3 टायर। एक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कम्स द हाई कोर्ट एंड देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट में है और उसके बियॉन्ड कहीं पे भी अपील नहीं की जा सकती। और जुडिशरी का जो काम है वो कभी भी कोई कानून बनाए या कोई भी कन्फ्लिक्ट है, चाहे वो 2 स्टेट्स के बीच में है, स्टेट और सेंटर के बीच में है, या सिटीजन्स के बीच में है, तो वो जाके जुडिशरी में जाके अपने जो आप कहें अपनी कंप्लेंट्स की, अपने ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल करा सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशरी हर तरह के कन्फ्लिक्ट को हैंडल करती है सिटीजन और स्टेट के बीच में, कि कोई अगर पर्सन है जिसकी लैंड है उसे एनक्रोच कर लिया गया है या गवर्नमेंट ने उसे ले लिया है, तो वो उसके खिलाफ कहाँ जाके कंप्लेंट करें, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। रिसेंट और स्टेट के बीच में हो, जैसे रिवर का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम होती है, वो वाले जो केसेस होते हैं, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय द जुडिशरी। अगर स्टेट को सेंटर से कोई कन्फ्लिक्ट है, जैसे रिसेंटली 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर का जब अबॉलिश किया गया, तो दैट केस इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसमें स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट है,
ठीक, सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ, और सिटीजन्स के बीच में भी हो, किसी एक पर्सन को दूसरे से क्रिमिनल चार्जेस है, सिविल केसेस हैं, ऑल सच काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैंडल्ड बाय द जुडिशरी। अगर फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमने पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स दैट इज आर्टिकल 32 में जो कहता है जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, कि अगर किसी पर्सन के कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, उसे लगता है कि गवर्नमेंट उसके हकों को छीन रही है, गवर्नमेंट या कोई पब्लिक पर्सन, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकता है और अपने हकों को वापस ले सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में देयर इज चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर जजेस। ठीक है, अभी प्रेजेंटली देयर इज 34 जज हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इस अपॉइंटमेंट के लिए वो कंसल्ट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनको कंसल्ट करके ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जनरली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है। जब बाकी जजेस को अपॉइंटमेंट की बात आती है, तब प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेना मैंडेटरी होता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहे हैं, तब वो रेस्ट ऑफ जजेस की कंसल्टेशन ले सकते हैं। दैट इज नॉट मैंडेटरी, मोस्टली सीनियर मोस्ट को ही अपॉइंट किया जाता है, ऐसा देखा गया है। बट रिमेनिंग जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो आप कहें एडवाइस है, कंसल्टेशन है, दैट इज मैंडेटरी। हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और उस समय दे नीड टू टेक द एडवाइस और कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर। ठीक, क्लियर है। टेन्योर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका टेन्योर रहता है 6 इयर्स, 65 इयर्स या 6 इयर्स, जो भी पहले हो जाए। ठीक, ओके। सो दैट इज इट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर आई थिंक ये कंप्लीट है, जुडिशरी। लेट मी चेक, यस। सो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी लिमिट्स के बीच में रह के ही गवर्नमेंट को काम करना होता है, जो ये इंश्योर करती है कि अ गवर्नमेंट इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अ कंट्री इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। और वो इंस्टीट्यूशन क्या है? वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।